नमस्कार, स्वास्थ्य चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं मौमिता बनर्जी आज एक बहुत ही विशेष प्रोग्राम को लेकर आपके बीच आ गई हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सांस। जी हाँ, श्वसन संबंधित बीमारियाँ। जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो उसकी पहचान सांस से ही होती है कि वो व्यक्ति जीवित है या मृत है। सांस लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब एक स्वस्थ व्यक्ति सांस लेता है तो वो सांस के मायनों को उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता है, क्योंकि पता है कि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं। लेकिन जैसे ही सांस से संबंधित कोई बीमारी शुरू हो जाती है तब ऑक्सीजन लेने के जो मायने हैं वो पता चलता है। अगर आंकड़ों को देखा जाए तो 230 मिलियन विश्व में लोग हैं जो फेफड़ा से संबंधित रोगों से ग्रसित है और 200 मिलियन लोग जो हैं वो अस्थमा से ग्रसित हैं। आज इसी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है जाने माने होम्योपैथ विशेषज्ञ डॉक्टर अरविंद तिवारी जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। डॉक्टर साहब, हम सभी लोग जानते हैं कि सांस लेना कितना इम्पोर्टेंट है। श्वसन संबंधित जो बीमारियां हैं वो आखिर क्यों होती है और क्या इसका कारण है? अब चूँकि ये विषय श्वसन संबंधित बीमारियों और होम्योपैथी चिकित्सा प्रणाली, इस विषय पर आज का ये कार्यक्रम दर्शकों के लिए आयोजित है, तो दो चीज़ें कहना चाहूँगा। एक तो कि श्वसन प्रणाली के तमाम रोगों को के बारे में अगर बोलना हो तो कोई एक छोटे से समय में उनको सारे विषयों को समाहित करना ये संभव नहीं है। बिल्कुल। तो जो मुख्य रूप से दो तीन बीमारियां हैं या दो तीन चीज़ें हैं जिनसे एक बड़ी आबादी प्रभावित है या प्रभावित होने की संभावना में हर समय वो है जी। तो ऐसे दो तीन विषयों को लेना आज ज़्यादा हितकर होगा, मुझे ऐसा लगता है। अब उनमें से एक सबसे जो महत्वपूर्ण विषय है जो आज की तारीख में हम लोग देख रहे हैं वो है एलर्जी। जी। एलर्जी मतलब क्या? एलर्जी का मतलब है कि कुछ ऐसे एलिमेंट से, कुछ ऐसी चीज़ों से, कुछ ऐसे वातावरण से, कुछ ऐसे मौसम से, कुछ ऐसे कपड़ों से जिनको शरीर हमारा बर्दाश्त नहीं करता है और उसके खिलाफ जो हमारी श्वसन प्रणाली है वो आंदोलित हो जाती है और हमको सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। अब ये ऐसा होता क्यों है? अब होता क्या है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं प्रत्येक व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई जी। और उसके कुछ प्राकृतिक कारण भी हैं। प्राकृतिक कारण ये है कि एक तो कि पूरे वातावरण का जिस तरह से हम लोग विनाश कर रहे हैं, पर्यावरण का, बाकी चीज़ों का, जो प्राकृतिक स्थिति है रहने की, व्यक्ति की, आदमी की, तो वो मानवता के लिए थोड़ी वो कमतर होती जा रही है। तो वैसी स्थितियों में क्या है कि आदमी के अंदर का जो रोग प्रतिरोधक जो हमारी क्षमता होनी चाहिए वो भी हमारी कमतर होती जा रही है। वो कम होने से किसी ऐसी चीज़ के प्रभाव में आने के बाद जो है हमारे श्वसन प्रणाली में एक तंज आने की स्थिति बनने की संभावना बनी रहती है। अब उसमें कई लोग जानते हैं कि बाग बगीचे में जो फर होते हैं, जो वो बड़े पॉलन होते हैं, जो पराग होते हैं फूलों के, तो उनसे बड़ी एलर्जी होती है। और दूसरी चीज़ है कि जैसे अभी जो वातावरण है, अब अभी बरसात का मौसम है, जितनी बारिश होनी चाहिए थी वो औसत से काफ़ी कम हो रही है। ये अब ये प्राकृतिक कारण है। अब इसमें क्या है कि दिन गर्म और रात ठंडा हो रहा है, जबकि अभी पूरी एक बरसात की ठंडक आ जानी चाहिए थी मौसम में, जो नहीं आई है। इसमें भी शरीर अपने को एकोमोडेट नहीं कर पाता है। एकोमोडेट नहीं करने से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो उससे लड़ने में सक्षम नहीं हो पाती है। तो ऐसी तमाम परिस्थितियों में ऐसे तमाम कारक तत्व हैं जिसमें हमारा एक जो फेफड़े के अंदर के जो ब्रोंक्यूल्स हैं, जो एकदम सूक्ष्म हमारी श्वसन प्रणाली है जो ऑक्सीजन ग्रहण करती है, उसमें एक तरह का खिंचाव आने लगता है। और वो भी खिंचाव इसलिए आता है कि वो चाहता है कि हमें ज़्यादा ऑक्सीजन जल्दी से प्राप्त हो, और वो उपलब्ध नहीं हो पाता है।
तो उसकी वजह से सांस फूलने लगता है। सांस फूलने लगना का मतलब जिसको हम लोग ब्रीथलेसनेस बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं हफनी, बिल्कुल, हाँ, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि हफनी हो रहा है, खांसी के साथ हफनी हो रही है, बगैर खांसी के भी हफनी हो रही हाँ, है। ये तो स्वस्थ व्यक्ति में भी दिखाई देता है कि थोड़ा सा दौड़ लिए या चल लिए तो ये भी कारण है कि वैसी स्थिति में भी ये स्पष्ट है कि हमारा फेफड़ा पूरी तरह अपनी क्षमता के हिसाब से ऑक्सीजन ग्रहण करने में सक्षम नहीं है। अच्छा, इस कारण से तो ये एक तो एलर्जी का कारण हो गया। डॉक्टर साहब, अभी जैसे स्वास्थ्य जो संबंधित आप बोले कि हफनी का जो प्रॉब्लम होता है, हम लोग आमतौर पर देखते हैं कि जो नॉर्मल लोग भी हैं, बच्चे हैं, दौड़ने से या थोड़ा सीढ़ी चढ़ने से, जो बुजुर्ग लोग हैं अगर सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो उनको भी ये समस्या दिखाई देती हैं, तो वो भी क्या बीमार है स्वास्थ्य से, मतलब किसी सांस से रिलेटेड बीमारी से? नहीं, उसको ऐसी स्थितियों को बीमार तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ये एक तरह के शरीर के संपूर्ण कमजोरी का लक्षण है, जिसकी वजह से हमारा फेफड़ा भी कमजोर हुआ है। अच्छा। और वो उसको जो विहित मात्रा में ऑक्सीजन है वो जल्दी से नहीं ले पाता है। अच्छा। इसकी वजह से हमको हफनी होती है। आप इसकी कल्पना ऐसे कर सकती हो कि जो हमारे रेसर हैं, हम जो जिनका फेफड़ा कमजोर है वो थोड़ा चलते हैं या तेज चलते हैं या सीढ़ी चढ़ते हैं तो उनकी सांस फूलने लगती है। लेकिन जो हमारे रेसर हैं, जो दौड़ते हैं, जो धावक हैं, और जो पैदल चाल प्रतियोगिता में जो मैराथन में भाग लेते हैं, वो मीलों मीलों चलते रहते हैं, उनको उनकी श्वसन प्रणाली तो प्रभावित नहीं होती है, उनको कोई सांस फूलने की समस्या तो नहीं होती, पूरी तरह से फिट है। इसलिए नहीं होती है कि उन्होंने लगातार नियमित अभ्यास की वजह से उनके फेफड़ों की जो कैपेसिटी है, जो उनकी सांस लेने की और ऑक्सीजन ग्रहण करने की जो फेफड़ों की क्षमता है, वो उन्होंने एकदम चरम स्तर पर जो है प्राप्त कर लिया है। तो वो उसको बढ़ा के रखते हैं। हमारा आज के दैनंदिन वातावरण में जो हमारा रहन सहन है वो बहुत ही लग्जरियस हो गया है। अब हम जल्दी उठना नहीं चाहते हैं, सुबह कुछ व्यायाम करना नहीं चाहते हैं, सुबह योग प्राणायाम ये करने में हमको आलस लगता है। सुबह हमारी 9 बजे होती है, 10 बजे होती है, 11 बजे होती है, कुछ लोगों की तो 12 बजे तक भी होती है सुबह। तो ऐसी परिस्थितियों में हमारे शरीर के सभी तंत्र, जिसमें श्वसन तंत्र भी है, उनके जाहिर सी बात है कि कमजोर होने की संभावना हर समय बनी रहती है। सुरक्षित रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, जो श्वसन संबंधित बीमारियां हैं, किस मौसम में सबसे ज़्यादा लोगों को प्रभावित करती है? मौसम के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है या जो जल्दी से प्रभावित हो जाते हैं किसी भी तरह की एलर्जी से, तो उन ऐसे सभी लोगों को मौसम के बदलाव की जो स्थितियां होती हैं, चाहे वो ठंड से गर्मी आ रहा हो या बरसात से जाड़े का मौसम आ रहा हो या फिर गर्मी से बरसात का मौसम आ रहा हो, यानी जब असमान तापमान होता है, जब तापमान स्थिर हो जाता है, तो जो एलर्जी के पेशेंट हैं, अगर उनको ठंड में भी एलर्जी थोड़ी होती है, तो जब तापमान स्थिर हो जाता है, जब बहुत तेज ठंड रहेगी तो थोड़ा राहत महसूस करेंगे वो, क्योंकि उस समय तापमान स्थिर होता है। और लेकिन जब भी तापमान में बदलाव की स्थिति होती है, उस समय जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है, तो उनका शरीर किसी एक टेम्परेचर के साथ एडजस्ट नहीं कर पाता है, और ऐसे में उनको सांस लेने की समस्या प्रारंभ हो जाती है। तो ऐसे जो जितने भी लोग हैं जिनको किसी तरह की भी एलर्जी है, तो जब ये मौसम का बदलाव होता है तो उस समय थोड़ा उनको अतिरिक्त सावधानी की जरूरत है। अच्छा, डॉक्टर साहब, अस्थमा के बारे में थोड़ा बताएं। अस्थमा क्या है और क्या लक्षण है इसके? अस्थमा में 2-3 चीजें हैं। अस्थमा को आप देखेंगी तो एक तो है कि जैसे बगैर खांसी सर्दी के भी अस्थमा हो रहा है, और ये क्रॉनिक हो जाता है कभी कभी, और बाद में तो ये इस स्वरूप में आ जाता है कि कारक जो उसके तत्व हैं वो भी समाप्त हो जाते हैं, और ये लगातार बने रहने वाली कठिनाई हो जाती है सांस फूलने की। दूसरी समस्या है अस्थमा की, जिसको हम लोग ब्रोंकियल अस्थमा बोलते हैं,
तो ब्रोंकियल अस्थमा में खांसी होगी, एक्यूट खांसी होती है, काफ़ी ज़्यादा हद तक खांसी हो सकती है। तीसरी चीज़ है, उसको हम लोग बोलते हैं राइनाइटिस, सर्दी के साथ सांस फूलना, है ना। उसमें नाक से पानी, आँख से पानी, ऐसा बहुत तेज छींकें और उसके साथ सांस फूलने की समस्या। अच्छा, ये भी एक स्वरूप है अस्थमा का, लेकिन ये ट्रू अस्थमा नहीं है। तीसरा है अस्थमा का एक बड़ा फेज कि भाई किसी चीज़ का संक्रमण हो जाना फेफड़े में, और संक्रमण हो जाने के पश्चात आप अगर ठीक भी हो गए तमाम चिकित्सा के बावजूद भी, तो उसके बाद भी फेफड़े में थोड़ी कमजोरी रह जाती है और वो कभी कभी सांस फूलने की समस्या होने लगती है। अच्छा। तो ये हो गया। चौथी चीज़ है कि सांस फूलने की एक उसको बोलते हैं कार्डियक अस्थमा। अगर हृदय संबंधी कोई बीमारी है तो भी सांस फूलने की समस्या साथ में हो सकती है। अच्छा। हो ये कोई आवश्यक नहीं, मतलब लेकिन हो सकती है। संभावना रहती है। होम्योपैथिक में इसका क्या इलाज है अस्थमा का? होम्योपैथी का असल में बहुत व्यापक क्षेत्र है। होम्योपैथी में इलाज संबंधी जो दवाइयों के निर्धारण है, तो उसमें एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि दवाइयाँ हमेशा पेशेंट के ऊपर डिपेंड करती। बिल्कुल। चूँकि होम्योपैथी किसी बीमारी के नाम का इलाज नहीं करती है। होम्योपैथी इलाज करती है कि जो व्यक्ति जो हमारे पास इलाज के लिए आया है चिकित्सक के पास, उसको लक्षणों के मामले में क्या क्या तकलीफ है, क्या लक्षण है उसके तकलीफ के, तो उन लक्षणों के आधार पर उनका इलाज होता है। तो इसमें कई कारगर दवाइयाँ आती हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग लक्षणों के हिसाब से अलग अलग दवाइयाँ हो जाती हैं। लेकिन फिर भी चूंकि रेस्पिरेटरी ट्रबल है, तो इसमें कुछ दवाइयों का वर्गीकरण है कि भाई इन दवाओं में ये लक्षण बहुत प्राइम है। जी, मतलब बिना दिखाए, बिना डॉक्टरी जांच कराए दवा अंदाजी खाना भी नहीं। होम्योपैथी में ऑब्जर्वेशन एक बड़ी चीज होती है। होम्योपैथी में क्या है कि एक परंपरा के हिसाब से हम लोग समाज में एक फैला हुआ है कि भाई होम्योपैथी की दवाइयाँ नुकसान नहीं करती। जाहिर सी बात है नुकसान नहीं करती हैं, लेकिन अगर इनका अनावश्यक प्रयोग हम कर रहे हैं, जिन दवाओं की आवश्यकता नहीं है, जो दवाइयाँ हमारे लिए ये नहीं है, प्रिस्क्राइब्ड नहीं है जी, और उन दवाओं का प्रयोग कर रहे हैं, और हमको जाहिर सी बात है कि पावर पता नहीं है कि किस पावर में हमको दवाई लेनी है, खुराकें पता नहीं है किस खुराक में लेनी है जी। ये तो कोई विशेषज्ञ ही निश्चित करेगा ना, वो लक्षण देखकर, वो लक्षण देख के, और फिर क्या दवाई लेनी है, कितनी मात्रा में लेनी है, कितने दिनों तक लेनी है, ये तो आम व्यक्ति को पता नहीं होता है। बिल्कुल। तो इस हिसाब से वो दवाइयाँ ले तो लेते हैं। होम्योपैथी की दवाई ये ठीक है, आपको लगता है कि नुकसान नहीं होता है, लेकिन नुकसान दे भी सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जहाँ तक सांस की बात आती है तो फेफड़ों की बात आती ही है, तो किस तरह से एक स्वस्थ व्यक्ति अपने फेफड़ों को सुरक्षित रख सकता है और इन्फेक्शन से दूर रख सकता है? अब एक तो अभी बरसात का समय चल रहा है ऐसे भी, और एक पूरे विश्व में अभी पर्यावरण की रक्षा का एक आंदोलन जोर पकड़ चुका है। पूरे विश्व में ये अभियान चल रहा है। पर्यावरण की रक्षा किस लिए, क्यों? पर्यावरण की रक्षा इसलिए कि वो हमारे लिए स्वास्थ्यकर वातावरण और स्थितियां बनाए रखे, मौसम का जो चक्र है उसको मेंटेन रखे। वो पर्यावरण की रक्षा इसलिए भी जरूरी है। तो अपने इर्द गिर्द एक स्वस्थ पर्यावरण निर्मित हो, या एक स्वस्थ वातावरण में हमारा निवास हो, पहले तो ये निश्चित करना। दूसरी बात कि हमारी जो दिनचर्या है, अब आज की तारीख में मैं तो अपने, हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं तो मैं उनको समझाता हूँ कि भाई आपके हाथ में एक छोटा सा गैजेट है, मोबाइल, बिल्कुल, आप इसको दिन में कितनी बार चार्ज पर चढ़ाते हो, आपको जब मौका लगता है तो अब आप इसको चार्ज पर डाल देते हो। आपको ये इसकी चिंता तो है कि ये डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए, लेकिन ये 6 फीट का जो गैजेट है इसकी आप कोई चिंता नहीं करते हैं, इसको आप तो चार्ज पर चढ़ाते नहीं है कभी। तो इस हिसाब से मैं उनको जागरूक करता हूँ। बिल्कुल। और ये दर्शकों के लिए भी एक संदेश है आज की तारीख में
कि ये जो हमारा शरीर है जी, इसको चार्ज किए जाने की आवश्यकता है कि नहीं। बिल्कुल। तो हमारा जो शहरों का वातावरण है, खासकर शहरी आबादी, गांव में तो आज भी लोग मान लो कम से कम शारीरिक क्रियाएं बहुत सी करते हैं, खेती से संबंधित है, बाकी जो उनकी दिनचर्या है, या घर के ही इतनी जिम्मेवारियां हैं, आटा पिसाना है तो मिल जाना है, चावल कुटवाना है पैदल तो मिल चलते जाना है, तो उनका एक आने जाने का और बाकी शारीरिक क्रिया उनकी बनी रहती है। तो इस हिसाब से वो एक अपना मेंटेन कर लेते हैं। लेकिन शहरों में जो एक वातावरण बना है, देर से सोना, देर से जगना, बाहर का भोजन करना है, तो इन चीज़ों से हमारी प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी कमज़ोर होती है और वो हमको किसी भी तरह के शोषण प्रणाली की तरफ ले जाने में सक्षम है। अच्छा। और ये संभावना बनाती है। तो इसलिए एक तो हो गया कि एक स्वस्थ वातावरण में रहने का प्रयास करें जी। दूसरा कि शरीर को कैसे स्वस्थ रहे, इस हेतु निश्चित रूप से अपनी दिनचर्या में 1 घंटे का कोई न कोई शारीरिक कार्यक्रम, जो भी आपको लगता है कि ये आपके शरीर के लिए बेहतर है, बॉडी को मूवमेंट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप मॉर्निंग वॉक कर लो, आप एक्सरसाइज कर लो, आप जिम कर लो, आप फ्री हैंड कर लो, योगा कर लो, प्राणायाम कर लो, आसन कर लो। भारत में तो इतने संसाधन हैं और इतने साधन हैं कि आप अपने कमरे में बैठकर भी शरीर को रिचार्ज कर ले सकते हैं। बिल्कुल, बहुत जरूरी है। मोबाइल लोग ध्यान उस पर देते हैं लेकिन अपने शरीर पर नहीं ध्यान देते। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, हाई ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट होते हैं उनको कितनी दिक्कतें हो सकती हैं श्वसन संबंधित बीमारी में? हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं तो उनको सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर की वजह से सांस लेने की समस्या तभी होगी जब ये बहुत अतिरिक्त रूप से ऊपर चला जाएगा। तो अतिरिक्त रूप से ऊपर जाने की कोई संभावना आने नहीं देनी चाहिए। अच्छा। जिनको भी ऐसा लगता है कि हम हाइपरटेंसिव हो गए हैं या हमको हाइपरटेंशन की समस्या है या हमारा उच्च रक्तचाप जो है उसके जद में आ गए हैं, उसके शिकार हो गए हैं, तो उनको जैसा आज पूरी दुनिया का चिकित्सा विज्ञान कहता है कि आपको नियमित रूप से डॉक्टरी देखभाल और दवाओं की ज़रूरत है, और अगर वो दवाई लेते हैं तो बाकी सभी चीज़ों से मुक्त रहते हैं। बिल्कुल। और इसके अलावे जो सबसे ज़्यादा सुनने में भी आता है लोगों में, वो है मोटापा। मोटापा के लोग बहुत जल्दी सांस से संबंधित बीमारियां ग्रसित कर लेते हैं, तो मोटापा वालों को क्या तकलीफें हो सकती हैं? मोटापा में वही है, मोटापा में आपका BMD इंडेक्स जो है वो प्रभावित हो जाता है, बॉडी मास इंडेक्स। अब शरीर पर अगर ज़रूरत से अधिक भार है मांस का और जलीय तत्वों का, जाहिर सी बात है जो मोटे लोग होते हैं वो हाइड्रोजनवाइड हो जाते हैं, उनके शरीर में पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, और ऐसे में फेफड़े को भी जो फैलने के लिए जगह चाहिए तो उनके ऊपर एक दबाव बन जाता है। आप अगर इस पे अभी लोड होना चाहिए 10 किलो और इस पे लोड आ जाए 40 किलो का, तो अंदर से उनको भी, उनकी समस्या ये होती है कि उनको भी ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। अच्छा। एक सामान्य जो जिनका शारीरिक वजन होना चाहिए उस व्यक्ति के फेफड़े को जितना मेहनत करना पड़ेगा सांस लेने के लिए, उससे 2 गुना या 3 गुना ज़्यादा जो मोटे लोग हैं उनके फेफड़े को मेहनत करना होगा। तो ऐसे में फेफड़े की अपनी ताकत भी प्रभावित होती है, क्षमता भी प्रभावित होती है, और उनके सेल्स भी धीरे धीरे कमज़ोर होने लगते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे ज़्यादा पिछले 2 सालों से लोग कोरोना को देख रहे हैं। अभी भी कोरोना गया नहीं है, अभी भी उसके कुछ लक्षण दिखाई दे रहे हैं, पेशेंट आ रहे हैं। कोरोना में अगर सबसे ज़्यादा बीमारी जो दिखाई दिया है वो ऑक्सीजन की कमी दिखाई दिया है या फिर लंग्स में इन्फेक्शन दिखाई दिया है, तो क्या कारण है कि कोरोना जो है एक स्वस्थ व्यक्ति को अगर कोविड हो रहा है तो वो लड़ नहीं पा रहा है और उनका लंग्स तुरंत इन्फेक्टेड हो जा रहा है और ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो 60 और 70 में उतर जा रहा है, तो ये क्यों रीज़न हो रहा है? कोरोना तो एक अलग विषय हो गया ना। आप जानती हो कि कोरोना एक वायरस की वजह से हो रहा है जी। और उस वायरस का सीधा प्रभाव जो है हम व्यक्ति के फेफड़ों पर हो रहा है। अच्छा। तो वो कोरोना से जैसे ही ग्रसित होता है, कोरोना के वायरस से, कोविड वायरस से, तो उसके फेफड़े तुरंत संक्रमित हो जाते हैं और उसकी वजह से उनका ऑक्सीजन लेने की जो क्षमता है फेफड़े की वो तुरंत प्रभावित होती है और कम हो जाती है। इसकी वजह से उनका ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाता है।
तो वो तो एक वायरस जनित जो प्रभाव है फेफड़ों के ऊपर, उसकी वजह से हो रहा है। तो इसमें डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा चर्चा भी आया था कि आप अपने फेफड़ों को बहुत सुरक्षित रखिए, तो ये कैसे संभव है? हाँ, तो उसी के लिए तो मैंने कहा जी। आप नियमित रूप से अगर आपके फेफड़ों की क्षमता बढ़ी हुई है, आप लगातार प्राणायाम करते हो, आसन करते हो, व्यायाम करते हो, मॉर्निंग वॉक करते हो, रनिंग करते हो, कुछ भी, तो जाहिर सी बात है कि फेफड़ों की हमारी क्षमता विकसित हो गई है। बिल्कुल। तो एक ऐसे व्यक्ति के जो एकदम आलसी है, जिसकी दिनचर्या ही उल्टी पलटी है, जो 12 बजे 1 बजे 2 बजे रात को सोता है और 12 बजे दिन को उठता है, उसके पास कोई वक्त नहीं होता है किसी भी तरह का शारीरिक क्रिया के लिए, तो अगर कोविड के संक्रमण के जद में भी वो आया तो वो जल्दी उसके फेफड़े प्रभावित होंगे, जल्दी जवाब देंगे। और बजाय इसके कि एक मान लो जो बहुत मजबूत आदमी है, जिसने अपने फेफड़ों को काफ़ी मेहनत कराया हुआ है और फेफड़ों को काफ़ी मजबूत किया हुआ है, तो उसके फेफड़े अगर कोविड के इन्फेक्शन में भी आएंगे तो वो युद्ध करेंगे, थोड़ी देर तक वो टिकेंगे। बिल्कुल। और उनके फेफड़ों को खराब करने में वायरस भी उतनी जल्दी विजय प्राप्त नहीं करेगा, और हो सकता है वायरस को उसके फेफड़े की ताकत हरा भी दे। बिल्कुल। तो इसके लिए भी बिल्कुल हमको अपने शरीर को मजबूत रखना आवश्यक है। और ये तो प्रमाणित हो चुका है कि आज कोविड से सारे ऐसे विकसित देश आज की तारीख में भी बहुत पीड़ित हैं, जहाँ के लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है। और आज भारत अगर लड़ने में, अभी कल मैं अखबार देख रहा था कि अभी जुलाई के मिड तक जो है ये चौथा जो पीक था वो निकल गया है। 4th पीक आके कोविड का वो पास कर गया और लोगों को पता भी नहीं चला। बिल्कुल। कुछ केसेज आए जरूर, कुछ मौतें भी हुई, लेकिन बहुत गिनती की हुई। तो ऐसा इसलिए भी हुआ कि हमारा देश एक तो कि गाँव का देश है, 5.5-6 लाख जिस देश में गाँव हो और गांव में ही अधिकांश आबादी रहती हो, जो कृषि प्रधान देश है, तो ऐसे एक जो हमारे देश की जो ये विशेषता है, इसने भी हमको कोविड के प्रभाव से एक हद तक सुरक्षित रखने में अपनी भूमिका निभाई है। बिल्कुल। और जो कोविड के अलावे जैसे बच्चे जो हैं, स्कूली बच्चे जो हैं, या फिर हम लोग आए दिन रोड पे निकलते हैं, सबसे ज़्यादा अगर कुछ प्रभावित करता है तो वो है प्रदूषण। तो डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि प्रदूषण किस हद तक किसी मतलब जैसे हम लोग ऑक्सीजन जो ले रहे हैं वो कितना स्वस्थ ऑक्सीजन को ले रहे हैं अपने अंदर, प्रदूषण से कितना प्रभावित होता है? इसमें ममता दो विषय हैं बहुत। अभी के वर्षों पूर्व मैंने पढ़ा था, जनसत्ता में एक सर्वे आया था जी, कि दिल्ली में रहने वाला एक सामान्य व्यक्ति और कलकत्ता में रहने वाला सामान्य व्यक्ति, ये आज के 20 वर्षों पूर्व की कथा मैं बता रहा हूँ, वो सांस में कितना धुआं लेता है, कितना स्मोक लेता है। तो बोले एक सामान्य व्यक्ति जो नॉन स्मोकर है, जो सिगरेट बीड़ी नहीं पीता है, वो कलकत्ता या दिल्ली में 40 सिगरेट के बराबर का धुआं अपने फेफड़े में इनहेल करता है जी। उसके फेफड़े के अंदर रोज जाता है और निकलता है। ये जो मेट्रोज हैं वहाँ, हालांकि वहाँ भी अब पॉल्यूशन का स्तर पहले से बेहतर हुआ है, क्योंकि वातावरण पर ध्यान दिया गया है, एक प्लांटेशन वगैरह पर काफ़ी काम हुआ है, पर्यावरण पर काफ़ी काम हुआ है। लेकिन फिर भी आज की तारीख में भी आप देख रहे हो, रांची जैसे शहर में आप वाहनों की संख्या देख लो, सड़कों पर बहुत ज़्यादा है, वो कितना धुआं छोड़ते हैं। अब जो सामान्य पैदल से या रिक्शे में चलने वाला या ऑटो में चलने वाला प्राणी है, वो कितना धुआं लेता है अपने अंदर। खासकर मुझे लगता है कि स्कूली बच्चों को बहुत ज़्यादा। हाँ, तो वो तो स्कूल से आते हैं, मान लो वो आधे घंटे भी अगर स्कूल जाने के लिए बस स्टॉप पे खड़े हैं और आधे घंटे भी स्कूल से आने के बाद स्टॉप से उनके घर पहुंचने में समय लग रहा है, तो उतनी देर में उनका फेफड़ा तो बहुत नाजुक है ना। बिल्कुल। तो वो धूल कण जो गाड़ियों की वजह से फैले हुए हैं वायुमंडल में, और जो धुआं जा रहा है, ये काफी प्रभाव डालते हैं, ये फेफड़ों को कमजोर तो करते ही हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि आज के जो युवा वर्ग है, 16-17 साल आते आते वो स्मोकिंग करने लगते हैं, जो बहुत बड़ा कारण है श्वसन संबंधित बीमारी होने में। तो आप उन युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? अब
एक बड़ा ये टास्क है और बड़ा विषय है। बिल्कुल। निश्चित रूप से अपने देश में कुछ चीज़ें बड़ी अजीब ढंग की चल रही हैं जिन पर नियंत्रण पाने की तत्काल आवश्यकता है। एक तो युवा पीढ़ी के सामने कुछ लक्ष्य उनको दिखाई देता नहीं, हमको करना क्या है। तो उनके स्कूलिंग का मतलब केवल, आज स्कूलिंग का मतलब हम लोग समझ लेते हैं केवल जो गैर सरकारी और अंग्रेजी स्कूल हैं, जबकि हमारे देश में अधिकांश आबादी जो है वो पब्लिक स्कूल, प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूलों से निकलती है, क्योंकि वही स्ट्रक्चर हमारे पास उपलब्ध है मोटे तौर पर। तो ऐसे सारे स्कूलों में जो एक शिक्षा की प्रणाली है उसमें निश्चित रूप से कुछ बदलाव की ज़रूरत है। और हम लोग जब पढ़ते थे तो हमारे कोर्सेस ऑफ स्टडी में मोरल साइंस हुआ करता था। अब वो आज की तारीख में देखते हैं कहीं वो इस विषय की कोई पढ़ाई नहीं होती है। तो इस तरह के कुछ पाठ्यक्रम बनाने चाहिए जिससे निश्चित रूप से युवाओं का एक स्पष्ट मार्गदर्शन निहित हो और उस पर उनका वर्कशॉप कराया जाए, उनको कुछ काम कराया जाए, उनको कुछ टास्क दिए जाए, बताया जाए कि इसमें बताया जाए। तो ये इसकी बहुत ज़रूरत है और हमको लगता है कि इसको किए बिना कोई भी देश जो है आगे नहीं बढ़ पाएगा। डॉक्टर साहब, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, जिनको अगर किसी भी तरह की कोई बीमारी है, सांस से संबंधित, श्वसन संबंधित बीमारी है, अगर आपको सांस फूलता है, अगर आपको दिक्कतें होती हैं, तो मैं चाहूँगी डॉक्टर साहब कि आप कुछ दवाओं का नाम ज़रूर बता दें ताकि जो दर्शक हैं वो अगर लिख लें या समझ लें तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। कुछ प्रमुख दवाइयाँ होम्योपैथी की जो बहुत ही कारगर हैं और बहुत तेज़ी से कार्य करती हैं। एक तो सबसे प्रमुख दवा है एकोनाइट। अगर अचानक से कोई भी बीमारी, सांस फूलने सहित और भी कोई भी तकलीफ होती हो, अगर एक्यूट ऑनसेट है कि अभी हम ठीक थे और अचानक से ये प्रारंभ हो गया, तो एकोनाइट जो है वो पहली और बहुत ही कारगर दवाई है। दूसरी दवा है आर्सेनिक। और सर्दियों के साथ बहुत सारी दवाइयाँ हैं, एरिंडो हो गया, एलियम सेपा हो गया, सेम्ब्यूकस नाइगर है, रस्टक्स है ना, ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ हैं। सेनेगा हो गया, जस्टिसिया एडेटोडा है, जो सर्दी खांसी और इस तरह श्वसन प्रणाली के न सिर्फ लक्षणों में कार्य करती हैं बल्कि फेफड़े को मजबूत करने का भी कार्य करती हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। आशा करती हूँ कि हमारे जो दर्शक हैं वो ज़रूर ध्यान से सुने होंगे। और जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि आपका फेफड़ा आपका अपना अंग है और इसे बहुत सुरक्षित आपको रखना है। सुरक्षित रखने के लिए आपको नियमित रूप से व्यायाम करना होगा, साथ ही अपना देखभाल बहुत अच्छे से करना होगा। ऑक्सीजन की जहाँ तक बात है तो पर्यावरण को भी बहुत अच्छे से सुरक्षित रखना होगा ताकि हमें जो है क्लीन ऑक्सीजन मिल सके। अगर कहीं बाहर आप जाते हैं तो प्रदूषित जगह पर ना जाएं, खान पान पर विशेष ध्यान दें और अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ रखें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप यहाँ आए, आपने जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया। आशा करती हूँ कि आप लोग भी अपने आप का ध्यान रखेंगे और फिर से हम मिलेंगे एक नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।